नमस्कार, मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभु से खास बात कार्यक्रम। एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस और महासेवा न्यूज के संयुक्त तत्वाधान में ये हम लाइव शो करते हैं और आज हम रिकॉर्डेड कर रहे हैं क्योंकि ये WIRC का एक रीजनल कॉन्फ्रेंस है जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में, और यहाँ पर काफ़ी सारे एक्सपर्ट सीए मौजूद हैं। तो हमने उनकी एक श्रृंखला बनाई है कि जैसे प्रीति सावला है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वुमन रिप्रेजेंट करती है और ये बताएंगे आपको सस्टेनेबिलिटी कितनी रिक्वायरमेंट से, कितनी मजबूती से ये इस पर बात रखेंगे। साथ ही हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्सेस के साथ में सीए पीयूष छाजेड़ से, और हम विजय जैन जी से भी बात करेंगे कि कैसे नेटवर्किंग से आप एक दूसरे को मजबूत कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले वुमेन्स पावर श्री प्रीति सावला जी से पूछेंगे कि ये सस्टेनेबिलिटी कितनी रिक्वायरमेंट से मस्ट है आज लोगों को, जिससे आप सीए कम्युनिटी में भी हर जगह इसको फैला रही है और आज की ये जरूरत है दुनिया की। Sunil ji, thank you very much for inviting me and asking me some questions which are very important questions. और आप बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की, तो मैं कहना चाहूँगी कि हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है एंड आई वाज chairperson of this board and I would like to share with all of you that ये बोर्ड सस्टेनेबिलिटी बोर्ड वर्ल्ड में इंस्टीट्यूट में अपने ICI इंडिया इज द फर्स्ट वन टू हैव दिस सस्टेनेबिलिटी बोर्ड। और जैसे हम देखते हैं कि वर्ल्ड ओवर स्पेशली इन इंडिया ऑल्सो, जैसे CO2 की जनरेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की कमी आ रही है, तो वी शुड हैव अल्टरनेट एनर्जीज एंड CO2 कम होना चाहिए एंड वी शुड हैव अ नेट कार्बन जीरो इकोनॉमी एंड दैट इज व्हाई द सस्टेनेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र जी मोदी जी का भी यही है कहना। और जो COP26 में पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई थी, तभी ऑल द कंट्रीज हैव साइंड द एग्रीमेंट और उसमें मोदी जी ने कहा है कि बाय 2070 द इंडिया टू बिकम द कार्बन न्यूट्रल, करेक्ट, राइट। और इसके लिए 2030 तक उन्होंने पंचामृत बताए हैं जो हमको फॉलो करने हैं। और अकॉर्डिंगली ऑल द रेगुलेटर्स जैसे सेबी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, अकॉर्डिंगली उन्होंने रेगुलेशन बनाया है कि टू हैव द सस्टेनेबिलिटी starts from everyone, from the top. Correct. Corporates have to follow, and accordingly the institute has taken the important role in sustainability. And I am happy that I have got this opportunity to lead this sustainability board. And there was the award ceremony by United Nations, जहाँ पे 70 कंट्रीज से ज्यादा लोगों ने नॉमिनेट किया कि बेस्ट सस्टेनेबिलिटी बोर्ड कौन सा है। एंड इंडिया ICAI इंडिया वेरी गुड हैज गॉट द बेस्ट सस्टेनेबिलिटी बोर्ड अवार्ड ऑफ वर्ल्ड ऑफ UN यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड, वेयर 70 कंट्रीज हैव पार्टिसिपेटेड। और हम जो कर रहे हैं इसमें ESG एनवायरमेंट का पूरा आ जाता है कि कैसे सस्टेन करें और कैसे CO2 इज इक्वल टू ऑक्सीजन करें, और सोशल आ जाता है। सो ऑल द स्टेक होल्डर्स, द शेयर होल्डर्स, द एम्प्लॉइज, द KMPs, एवरीथिंग इज कवर्ड। एंड G मीन्स गवर्नेंस, ऑल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी एक्चुअली कंप्लाइड विथ। सो एवरीथिंग इज कवर्ड इन सस्टेनेबिलिटी। ऊपर से एक नया कंसेप्ट जो हमने शुरू किया है दैट इज अबाउट सोशल स्टॉक एक्सचेंज, जो अपने 17 UN SDGs है और सेबी ने 16 थीमेटिक एरियाज किए हैं। और जो हमने तो सुना है कि कंपनीज लिस्टेड होती है या SME लिस्टिंग होती है, जो छोटी कंपनी है उसकी भी लिस्टिंग होती है। तो यहाँ पे चैरिटेबल ट्रस्ट या Section 8 कंपनीज और सोसाइटीज who are into this doing activities, charitable activities for underprivileged people can get listed on the exchange that is called as social stock exchange. और उसकी ऑडिट होती है जिसको हम सोशल ऑडिट बोलते हैं कि अगर कोई स्कूल, फॉर एग्जांपल कोई स्कूल है आदिवासी एरिया में है और वो बच्चों को पढ़ाई करवाती है
और उनको ग्रेजुएट बनाती है या 10th पास करवाती है, तो वो स्कूल कैसा काम कर रही है। तो जो डोनेशन भी उनको देते हैं तो उनको सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ, ये सोशल ऑडिट से कि बराबर काम कर रही है, और उनको डोनेशन भी अच्छा मिलता है, वो फंड रेज कर सकती है सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करके, और ऑडिट की वजह से वो उनके न्यूज़ भी स्प्रेड होते हैं, और उसकी वजह से फंड अच्छी मिलती है और चैरिटेबल एक्टिविटीज भी अच्छी होती है। और एक गरीब आदमी, एक आम आदमी तक, जो रूरल एरिया आदिवासी, वहां तक भी एक पहुंच होती है, हाँ, जिससे एक सुकून मिलता है दिल को भी काम करने के, अच्छे और लोगों के लिए काम। हाँ, जिन्होंने डोनेशन दिया है उनको वो भी पता चलता है कि ये सोशल ऑडिट की वजह से उनके जो पैसे उन्होंने डोनेट किए हैं वो सही जगह पे यूज हुए हैं। और इसीलिए सस्टेनेबिलिटी के लिए वर्ल्ड, अब यूएन नेशन में आपको एक अच्छा बेस्ट माना गया है। तो किस तरह से आगे सस्टेनेबिलिटी के लिए, जो आईसीआई, आप सेंट्रल काउंसिल के मेंबर है, तो किस तरह से आगे, मतलब जैसे सेमिनार्स होते हैं, अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़नी चाहिए, तो किस तरह की एक्टिविटीज डब्ल्यूआरसी या आईसीआई कर रहा है ऑल इंडिया में, ताकि सस्टेनेबिलिटी जो एक आम आदमी तक पहुंच होनी चाहिए थी, वो आप एक्सपर्ट एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट तक, ये प्रोफेशनल्स लोग हैं उन तक तो पहुंच रही है, लेकिन आम आदमी तक, एक आम आदमी उसको अवेयर करे। जैसे आज मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, तो आप देखिए ना, कचरा मत फेंकिए, तो वो एक अवेयरनेस आई, उन्होंने वहां से शुरू की और बार बार की, ताकि आज आज कोई भी व्यक्ति रोड से कचरा या डस्टबिन में फेंकते नहीं जाता कर है। तो वो इस तरह का कैसा कैंपेन आपका शुरुआत होगा आगे हम जाके? हम काफी एरिया में ये कर रहे हैं। जैसे हमने बहुत सारे वीडियो क्लिप्स बनाए हैं, जो हमने थीम रखा है हर घर सस्टेनेबिलिटी। छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं और वो हम स्प्रेड कर रहे हैं, जिसमें आप ये इलेक्ट्रिसिटी का कैसे यूज करो, पानी का नल कैसे हम पानी का वेस्ट नहीं करें, कैसे हम साफ सफाई करें, और इलेक्ट्रिसिटी कैसे हम मिनिमम यूज करें, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बनाए हैं। प्लस हमारी ट्री प्लांटेशन एक्टिविटीज चलती रहती है। सो अक्रॉस इंडिया अपने 164 ब्रांचेस है, तो वहाँ पे हमने टारगेट दिया है कि हर एक सीए को कैसे ट्री प्लांटेशन में इन्वॉल्व करना है, और वो हर साल हम ट्री प्लांटेशन का टारगेट लेके चलते हैं कि ट्री प्लांटेशन करना है, अवेयरनेस क्रिएट करना है। प्लस हम कॉरपोरेट्स के लिए हमने लॉट ऑफ प्रोग्राम्स हमने इनिशिएट किए हैं, आउटरीच मीटिंग्स करी है टू क्रिएट द अवेयरनेस कि इसका सस्टेनेबिलिटी इन कंपनीज ऑल्सो कैसे होना चाहिए और कैसे रिपोर्टिंग होनी चाहिए। हमने सेबी के साथ बहुत सारे काम किए हैं, जैसे बैक टेस्टिंग ऑफ BRSR रिपोर्ट और everything, so that awareness is also created and that reporting formats are also created कि हम अच्छा रिपोर्टिंग कर सके। ऊपर से हमने बहुत सारे आउटरीच मीटिंग की है NGOs में भी, ट्रस्ट में भी, सो उनको भी हमने अवेयरनेस क्रिएट की है ये सारे प्रोग्राम्स करके। हमने सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है, और हम वेबिनार और सेमिनार के हिसाब से सारे ऑल ओवर कंट्री, not only national level but international level also, we are participating to create the awareness at large on sustainability। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, इंडिया में, अपने भारत देश में सस्टेनेबिलिटी ऐसे है कि जब भी गाँव में भी अभी हम देखने जाए तो पहले तो ये केले के पत्ते पे ही खाना खाते थे लोग, और अभी कोई भी हम नया ड्रेस लेते हैं या आप नया शर्ट भी लोगे, राइट, तो पहले आप पहले लोग बाहर पहनेंगे, थोड़ा पुराना होता है तो घर पे पहनेंगे, और उसके बाद में लास्ट में तो हम उसका पोछा बना के यूज करते हैं, बरोबर, कंप्लीट यूज करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलर इकोनॉमी, राइट, कि हम पूरा उसको एकदम से यूज करके ही छोड़ते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ सस्टेनेबिलिटी फॉर द कॉमन मैन। आपने काफी अच्छा एग्जांपल दिया। प्रीति जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस तरह से अवेयरनेस करती रहें आप सस्टेनेबिलिटी के लिए, ताकि देश में जो अवेयरनेस आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जो सशक्त सीए विकसित भारत का जो कॉन्सेप्ट है, हमारे देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत के लिए बोल रहे हैं, उसके लिए सस्टेनेबिलिटी भी बहुत योगदान दे सकती है आने वाले दिनों में। प्रीति सावला जी हमारे शो में आई, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। आपके इस पे कुछ फीडबैक चाहिए तो आपका मेल आईडी दे सकती है, ताकि लोग, हमारे जो ऑडियंस है, वो आपको फीडबैक दे सकते हैं। डेफिनेटली, माय ईमेल आईडी इज PRITI
psaindia.net, and looking forward to have feedback from all of you. Stay connected, stay in touch. The signing off, CA Preeti Savla. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. तो प्रभु से खास बात में नेक्स्ट हमारे स्पीकर्स हैं सीए विजेंद्र जैन साहब, जो पिछले 12-13 सालों से इस नेटवर्किंग जैसे सब्जेक्ट पर, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नेटवर्किंग पर लगे हुए हैं। लगभग 1819 इन्होंने सेमिनार, लेक्चर्स, वेबिनार पर ले चुके हैं और अभी भी लगे हुए हैं कि नेटवर्किंग बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप यदि इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे देश की, तो उसमें यदि नेटवर्क आपका नहीं होगा, हर एक गांव से लेकर शहर, सिटी से लेकर महानगर, मेट्रो सिटी तक, तो वो बड़े मजबूती से किरदार निभाते हैं एज ए नेटवर्क पर। सीए विजेंद्र जैन साहब, आपका स्वागत है। नमस्ते सर, नेटवर्क से हम आज नेटवर्क बने हैं। WRC का रीजनल कॉन्फ्रेंस है 38, और आज हम जियो वर्ल्ड सेंटर कन्वेंशन में डिस्कस कर रहे हैं कि हम किस तरह से इस सब्जेक्ट को हमारे ऑडियंस तक पहुंचा सके। सर प्लीज सर, वेलकम सर। थैंक यू सुनील जी फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। जैसे कि आपको पता है कि नेटवर्क इज नेटवर्क। हमारा देश 76वें साल के अंदर है। आप जैसा कि देखोगे कि 10 साल पहले हमें कोई नहीं जानता था, पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस 10-12 साल में देश को पूरा विश्व जानने लग गया है। कैसे जानने लग गया कि आज हमारी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। आज 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी में पहुंचने में हमको आज 75 साल लग गए, लेकिन इस 10-12 साल में हमारी देश ने 1.5 से 2 ट्रिलियन इकोनॉमी का ग्रोथ किया, जो अब 4 ट्रिलियन पे पहुंचे। आने वाले क्षेत्र में हमको 2047 में जो हमारा विश्व गुरु बनना है हमको, और 2047 में हमको 40 ट्रिलियन इकोनॉमी जो बनानी है ना सर, वो नेटवर्क के माध्यम से बन पाएगी। हाँ, मैं वो बात कर रहा हूँ, नेटवर्क इज नेटवर्क रिटेंशन ऑफ क्लाइंट एंड टीम। आई एम CA विजेंद्र जैन, पास्ट सेक्रेटरी ऑफ वसई ब्रांच ऑफ WRC, which I served as a secretary, and we have delivered a lot of lectures in various locations of Maharashtra, Goa, Gujarat for to word of wisdom कि नेटवर्क क्यों इम्पोर्टेंट है। मेरा ये मानना है कि सर आज मुझे क्या आता है या सामने वाले को क्या आता है, सामने वाला क्या काम करता है। हमारे क्षेत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट क्षेत्र में ना हम बड़े सुलझे हुए रहते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आते हैं। तो उसके लिए हमें ना मिलना जुलना, जैसे आज जियो वर्ल्ड कन्वेंशन में आज हमारी WRC की सशक्त भारत, विकसित भारत के ऊपर हमारी कॉन्फ्रेंस है 2 दिन की। यहाँ पे 2000 चार्टर्ड अकाउंटेंट अक्रॉस द इंडिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब तक हम लोग एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं करेंगे कि किसका क्या कोर एरिया है, किसका क्या कोर प्रैक्टिस है, क्या किस कोर क्षेत्र में काम करता है, तब तक नेटवर्किंग के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि पहले के ज़माने में, आज से 30 साल पहले या पिछले 50 साल पीछे हम जाएँ, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो थी ना, काफ़ी कम थी वहाँ पे उस टाइम पे, क्योंकि डिमांड भी कम थी, सप्लाई भी कम थी, तो हर आदमी एक दूसरे को जानता था। बट आज नेटवर्क इतना जरूरी है कि सर हम 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो 100 करोड़ की आबादी को हम पूरा नेतृत्व कर रहे हैं, और 100 करोड़ की आबादी में 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट में से 4000 से 400 लोग हैं जो पूरे इंस्टीट्यूट को सब अलग अलग विभाजनों में चला रहे हैं। तो ये नेटवर्किंग के माध्यम से चल रहा है। तो मेरा मानना है कि नेटवर्किंग में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, अहम भूमिका होती है कि हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे अपनी बातों को रख रहे हैं। उसके बाद होती है लीडरशिप। अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन है तो आपके अंदर लीडरशिप अपना पूर्वन होनी चाहिए, जो हमें थोड़ी सी लैक है। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट ने लास्ट 2-3 सालों में वर्ल्ड कांग्रेस किया, ग्लोपेक में अहमदाबाद में हुआ, तो हमारे पास्ट ऑफिस बेयरर्स ने, पास्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ने भी हमें अलाउड किया कहीं ना कहीं कि यस, हमारे इंस्टीट्यूट को हमें कहीं ना कहीं नेटवर्किंग की ज़रूरत है। थर्डली, हमारी इमेज बिल्डिंग, हमारी ब्रांड इमेज बिल्डिंग, हमारे प्रोफेशन की इमेज बिल्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। और साथ पे क्लाइंट रिटेंशन, क्योंकि सर क्या होता है, नया क्लाइंट लाना, नई टीम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत टफ हो जाता है। इसकी जगह अगर हम एग्जिस्टिंग क्लाइंट को रिटेन करते हैं, या हमारे ऑफिस में हमारे साथ जो पार्टनर्स है, मैनेजर्स है, एम्प्लॉई है, एग्जिस्टिंग टीम को हम रिटेन करते हैं, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। तो मेरा मानना है कि नेटवर्किंग ओवरऑल हमारे प्रोफेशन में आगे ग्रो करने के लिए, अपने कोर एरिया को जानने के लिए, कम्युनिकेशन, लीडरशिप विद इमेज बिल्डिंग एज वेल एज द ब्रांडिंग ऑफ आवर सेल्फ ऑफ द फर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेटवर्किंग। सर, WIRC, ICI किस तरह से नेटवर्क से आजकल आज इतने एग्जाम्पल सेट किए हैं, ताकि नेटवर्क से क्या क्या अचीवमेंट मिले? सर, WRC इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की है पास्ट में। जैसे आज से 2 साल पहले हमारा WRC होस्ट था वर्ल्ड कांग्रेस, हमारे इसी जियो कन्वेंशन में 2 साल पहले 2022 में हुई थी। तो वहाँ पे भी नेटवर्किंग फर्म्स के माध्यम से सारी CA फर्म को इन्वाइट किया गया कि आप क्या एक्सपर्टाइज करते हो, आपका क्या एक्सपर्टाइज है,
आप लोगों को बताइए विद इन द चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्कल में कि हमारी एक्सपर्टाइज क्या है। विद दिस आगे हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने दिल्ली बेस्ड हमारा इंस्टीट्यूट वहाँ से गवर्न होती है, तो ग्लोपेक के माध्यम से अहमदाबाद महात्मा गांधी ऑडिटोरियम में, वहाँ भी गांधीनगर में बताया कि नेटवर्किंग के माध्यम से आप अपनी जो सीए फर्म है उनको स्पॉन्सरशिप के माध्यम से एक स्टॉल लगाई कि हर सीए फर्म की कॉम्पिटेंसी क्या है और वो किस क्षेत्र में काम कर रही है, क्योंकि सर अभी ना ब्लॉकचेन का ज़माना आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया, ऑडिट अश्योरेंस जीएसटी टीडीएस से बहुत ज़्यादा कंसल्टिंग का ज़माना आ गया, एसएमई लिस्टिंग का ज़माना आ गया, एसएमई आईपीओ का ज़माना आ गया। तो ये नेटवर्किंग के माध्यम से ही हमें पता लग सकता है, अदरवाइज हमें हर जगह हम नहीं पहुंच सकते। आफ्टर कोविड डिजिटल का इतना बड़ा ईरा आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना ईरा आ गया कि हम बैठे बैठे यहाँ से कोई भी काम किसी का भी कहीं से कर सकते हैं। बरोबर, एआई का इतना फैलाव हो रहा है जिससे दुनिया गोल थी तो कर लो दुनिया मुट्ठी में हो रही है। Yes. जैसे आज धीरू भाई अंबानी ने जब आज से 15-20 साल पहले मोबाइल शुरू किया था तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो आज दुनिया मुट्ठी में हो रही Yes. है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। सर हमारे पास आया, हमारे स्टूडियो में आया, बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स पर सीए पीयूष छाजेड़ साहब से Thank you खास so बात much. करेंगे। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू सो मच। डीम्ड कन्वेंस एक कानूनी प्रावधान है। सोसाइटी बनाने का 4 महीने के अंदर बिल्डर या लैंड ओनर को सोसाइटी के नाम से ज़मीन और बिल्डिंग हस्तांतर करके देना चाहिए। यदि वो नहीं करके देते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट डिप्टी मजिस्ट्रेट के पास जाके अपना कन्वेंस ले सकते हैं। इस प्रोसेस को डीम्ड कन्वेंस बताया जाता है। प्रभु एसोसिएट की तरफ से अभी तक 200 या 250 के ऊपर कन्वेंस गए 10 साल में कर चुके हैं। शशि आचार्य, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर कन्वेंस। डीम कन्वेंस का 4 स्टेजेस होता है। पहला स्टेज है डीडीआर के, हम लोग एप्लीकेशन फाइल करता है और 6 महीने में ऑर्डर मिलता है। एडजुडिकेशन, कलेक्टर सब एग्रीमेंट एडजुडिकेट करके देखता है वेदर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं। सब रजिस्टर और एश्योरेंसेस जो है कन्वेंस डीड रजिस्टर करके देते हैं। एंड लास्ट स्टेज इज नेम चेंज इन प्रॉपर्टी कार्ड, सिटी सर्वे डिपार्टमेंट। फर्स्ट स्टेज में 6 महीना लगता है डीडीआर के यहाँ। सेकेंड स्टेज में 3 महीना लगता है एडजुडिकेशन। तीसरा स्टेप सब रजिस्टर और एश्योरेंसेस, इसमें 3 महीना लगता है। एंड द लास्ट स्टेज नेम चेंज इन प्रॉपर्टी कार्ड भी 3 महीना लगता है। कुल मिला के सब 1.5 साल में हो जाता है। अगर आपका कुछ क्वेरीज हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 9821234770। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम प्रभु से खास बात, हमारा 191 एपिसोड है, उसमें तमाम हस्तियां आ चुकी है। जैसे गौतम चटर्जी साहब जो महारेरा के चेयरमैन रह चुके हैं, गोपाल शेट्टी, एडवोकेट अमित मेहता, रियल एस्टेट और अलग अलग सीए विमल पुनिया साहब। तो ऐसे आज हमारे साथ में अलग अलग सीए जो एक्सपर्ट हैं अपनी अपनी फील्ड में, उनको हम पेश कर रहे हैं। और हम हैं जियो वर्ल्ड सेंटर में, कन्वेंशन सेंटर में, जहाँ पर WIRC का 38 कॉन्फ्रेंस, रीजनल कॉन्फ्रेंस है, उसमें हमारे साथ अलग अलग एक्सपर्ट मौजूद है। तो आज एक खास डायरेक्ट टैक्स पर सीए पीयूष छाजेड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो लास्ट 25 सालों से इस विषय पर बड़े अध्ययनरत हैं, अभ्यासरत हैं, और आज हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं। पीयूष भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आप आए, बात किए, क्योंकि ये अहम सब्जेक्ट है। हम अलग अलग सब्जेक्ट पे लोगों को अवेयर करते हैं, हमारे ऑडियंस को, लेकिन आज ये खास सब्जेक्ट है सर। सर पहले तो हमारे जो लेमेन हो या हाउसिंग सोसाइटी, जो प्रोफेशनल लोग, काफी लोग जुड़ते हैं इससे सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जुड़ते हैं हमारे ऑडियंस में, एडवोकेट भी जुड़ते हैं, रियल एस्टेट की हाउसिंग सोसाइटी भी जुड़ती है। सर ये डायरेक्ट टैक्स है क्या, और ये किस तरह से कहाँ कहाँ कनेक्ट करता है, और सरकार इसमें किस तरह से नए रिसेंट अमेंडमेंट किए सर? डायरेक्ट टैक्स अगर आप कहो, ये सबसे इम्पोर्टेंट रेवेन्यू कलेक्शन का सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। हम जैसे डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स की बात करें, डायरेक्ट टैक्स एक ब्रॉड सब्जेक्ट है। डायरेक्ट टैक्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो भूमिका है वो है इनकम टैक्स की, जो हर एक को लगती है ना। कि जबकि 140 करोड़ की आबादी में लास्ट टाइम आपके पास आंकड़े आए होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि 7.5 करोड़ ने रिटर्न भरा, और 7.5 करोड़ में भी रिटर्न भरने में से अराउंड 50% ने तो नील टैक्स पे किया था। सो वैसे तो टैक्स पे करने वाले काफी कम संख्या में, 3.5 करोड़ करीबन 50%, तो 3.5 करोड़ ने ही टैक्स भरा। बाकी लोगों ने रिटर्न भरा था, नील भरा, लेकिन नील रिटर्न भरा था, मतलब टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही थी, नील फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ टैक्स पेएबल।
लेकिन अगर आप कलेक्शन के हिसाब से देखो तो सबसे बड़ी रेवेन्यू जनरेटिंग मशीनरी है फॉर द गवर्नमेंट का जो बजट है रेवेन्यू कलेक्शन का, उसमें डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इज ऑलमोस्ट 50%। सो दो मेजर रेवेन्यू कलेक्शन है, एक है डायरेक्ट टैक्स जो हम इनकम टैक्स कहते हैं, और एक है इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें जीएसटी आ गया, कस्टम्स आ गया, और कोई बाकी भी टैक्सेस है जो लिकर कंपनी को लगती है, शुगर कंपनी पे लगती है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स का मेजर रोल उसमें है। डायरेक्ट टैक्स में वापस कलेक्शन में दो आते हैं गवर्नमेंट की जब एनालिसिस होती है। एक तो कॉर्पोरेट जो टैक्स पे करती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो अपनी प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स पे करती है, और एक इंडिविजुअल्स टैक्स पे करते हैं। इंडिविजुअल्स मतलब सैलरीड हो गए, छोटे बिजनेसमैन, छोटे व्यापारी हो गए, प्रोप्राइटरी कंसर्न हो गए, हमारे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या एडवोकेट्स, लॉयर्स हो गए, वो इंडिविजुअल है। अभी तक देखा जा रहा था कि कॉर्पोरेट लोग का ज्यादा टैक्स में कंट्रीब्यूशन था। मतलब आप समझिए अगर मेरा 15 लाख करोड़ जो आंकड़ा था रफली 15 लाख करोड़ अगर का मेरा कलेक्शन होता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो मोर देन 60% वाज कमिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट्स और 40% आता था इंडिविजुअल्स और प्रोप्राइटर्स और छोटे व्यापारियों से। अभी ये ऑलमोस्ट 50-50 पे आ चुका है ये बरस से। सो इट्स अ 50। अगर आप ये इसका एक सबसे बड़ी रीजन है कि गवर्नमेंट काफी टैक्स पे काम कर रहा है टू वाइडन द टैक्स बेस। जब मैं वाइडन की टैक्स बेस की बात करूं कि ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल असेसी भी अपना टैक्स रिटर्न भरे, तो गवर्नमेंट उसको प्रोत्साहन करना चाहता है। उनके पास काफी इंफॉर्मेशन है इस तरीके की, जो इंफॉर्मेशन वो असेसी को खुद जाके देता है कि देखिए आपने ये ट्रांजेक्शन किए, आपकी इतनी इतनी इंटरेस्ट इनकम आ रही है एफडीओ के ऊपर, आपके इतने इतने बैंक अकाउंट्स है जिसमें इनकम जनरेट हो रही है, तो आप टैक्स रिटर्न भरिए। तो ये जब इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास आ रही है तो लोगों को भी पता चल रही है, अवेयरनेस हो रही है कि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, और अगर मेरी कोई इनकम है जिसपे टैक्स लगना चाहिए तो वो टैक्स रिटर्न भर रहा है। तो उससे डायरेक्ट टैक्स का जो दायरा है काफी बढ़ रहा है। और जिस तरीके से पॉलिसी बनाई जा रही है जो अभी बजट में आए थे, तो गवर्नमेंट का ये आइडिया भी है कि डायरेक्ट टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉ को थोड़ा सिंप्लीफाई करो ताकि हर आदमी उसको समझ सके और अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सके। फाइल करने से वो टैक्स पे भी करेगा, उसको खुद को गवर्नमेंट से जुड़ने का एक अभाव होगा कि यस मैंने कुछ किया, मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है देश सेवा में। सो ये बड़ी भूमिका है डायरेक्ट टैक्स की। सर रिसेंट अमेंडमेंट्स क्या क्या है? निर्मला सीतारमन जी ने अभी जो बजट पेश किया उसपे यूनियन बजट रिसेंट अमेंडमेंट्स तो बहुत चर्चित में है आजकल। तो लोगों को सब अपने आप के जो भी व्यूअर्स उनको भी पता होगा, काफी जन ने व्हाट्सएप पे भरा है। लेकिन लोगों को हमेशा दो चीज बहुत ज्यादा हिट करती है, और वो है अगर टैक्स मेरे घर के लेने देने पे अगर कुछ टैक्स इंक्रीज होता है, या शेयर मार्केट पे। भले शेयर मार्केट में वो इन्वेस्ट करे नहीं करे, उसका कोई पैसा शेयर बाजार में लगा नहीं है, लेकिन अगर शेयर बाजार की टैक्स, शेयर बाजार में जो मैं डीलिंग करता हूँ और उसके जो ऊपर जो मेरी प्रॉफिट होती है, जो हम कहते हैं लॉन्ग टर्म हो गई कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म, उस पर अगर टैक्स बढ़ता है तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इज नॉट इन फेवर ऑफ जनरल पब्लिक, ऐसा एक फीलिंग आ जाती है। तो इस बार बजट में दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज हुए कि जो भी मेरी शेयर मार्केट, अगर मैंने शेयर में खरीदी और बेची की, मैंने परचेज किए शेयर्स और बेचे, अगर वो शेयर में अगर 1 साल के अंदर बेच देता हूँ तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जाया जाता है। उस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर पहले 15% टैक्स लगता था, अभी वो टैक्स बढ़ के 20% हो गए। ये 15% टैक्स की बात करो, उसके ऊपर अगर मेरी इनकम एक सर्टेन लेवल के ऊपर है तो सरचार्ज भी लगता है और एजुकेशन सेस भी लगता है। बट मोटा मोटा टैक्स परसेंटेज देखो तो 5% से वो टैक्स इंक्रीज हुआ है। सिमिलरली अगर मैं कोई भी शेयर्स खरीदने के 1 साल बाद बेचूं तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा करता है। उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 10% टैक्स लगता था। परचेज प्राइस माइनस सेल प्राइस का जो डिफरेंस होता था, जो मेरा प्रॉफिट होता था, उसके ऊपर 10% ही टैक्स था। उसको वापस इंक्रीज किया है 12.5% पे। सो सबसे बड़ा चेंज जो शेयर मार्केट के ऊपर आया है, कैपिटल मार्केट में, जो हर इंडिविजुअल को लगता है, जो भी खरीदी शेयर्स में खरीदता है या बेचता है थोड़े पीरियड ऑफ टाइम पे होल्ड करके, व्यापारी नहीं, शेयर का व्यापारी नहीं, लेकिन जो इन्वेस्टर है उनको लॉन्ग टर्म के ऊपर 2.5% की मार पड़ी है और शॉर्ट टर्म के ऊपर 5% का इम्पैक्ट आ रहा है। ये तो एक मेजर चेंज हुई। उसके अलावा एक हाउसिंग सेक्टर भी खास जाता है, इंडेक्सेशन की बात जो है वो हर कैपिटल एसेट को लगता है अदर देन शेयर्स, जिसमें हमने रेट देखा। तो पहले क्या होता था, समझो मैंने कोई घर खरीदा कई सालों पहले और उसको अगर आज मैं बेचता हूँ तो क्योंकि मैंने जब खरीदा तो उस टाइम पे मनी वैल्यू एक डिफरेंट थी। अब अगर आज मैं 2005 में कोई घर खरीदा तो उस टाइम पे पैसे की कीमत में फर्क था, डॉलर की रेट में फर्क थी, परचेस पैरिटी में फर्क था, तो मुझे गवर्नमेंट इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया करती थी, क्योंकि मनी वैल्यू में जो डिप्रिसिएशन हुआ है उसका कॉम्पेंसेशन के ऊपर उसमें जो एक्चुअल में रियल टर्म में गेन नहीं होता। सो अगर 2005 में समझो मैंने कोई चीज 100 रुपये में खरीदी है, आज उसको 150 में बेच रहा हो तो उसको नुकसान गिना जाता था, क्योंकि उस 150 की आज कोई वैल्यू नहीं है।
जो 100 की वैल्यू थी उस दिन पे, तो वो एक इंडेक्सेशन दिया करते थे। जो इंडेक्सेशन हमेशा इन्फ्लेशन जो है, जिसमें आपकी होलसेल प्राइस इंडेक्स है, जो भाव बढ़ते हैं हर कमोडिटी के, उसके लिए कॉम्पेंसेशन दिया जाता था बाय वे ऑफ इंडेक्सेशन। तो अगर कोई भी मैंने घर खरीदा था तो मुझे इंडेक्स मिलता था, उस इंडेक्स के ऊपर अगर मुझे उस प्रॉपर्टी बेचने पे पैसे मिलते थे तो ही उसके ऊपर टैक्स लगता था, उस डिफरेंस के ऊपर। टैक्स रेट उस टाइम पे 20% थी। गवर्नमेंट ने क्या कहा, आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, उसको आप इंडेक्स करते हो, फिर इंडेक्स करने के बाद आप डिफरेंस पे 20% पे। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। उनका इरादा था कि इसको सिंप्लीफिकेशन किया जाएगा कि मैं एक ही टैक्स रेट लाना चाहता हूँ। कोई एसेट के ऊपर जैसे शेयर्स हो गए, उसमें 12.5% 10% है, घर के ऊपर 20% है, कुछ एसेट्स के ऊपर 20% इंडेक्स के बाद है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, सबको 12.5 की कैटेगरी में डाल दिया। जब मैंने टैक्स रेट 20% से 12.5 किया तो गवर्नमेंट कॉम्पेंसेशन, उनकी रेवेन्यू तो काफी कम हो जाती है 7.5% से। तो बोला कैसे करें, तो इंडेक्सेशन को रिमूव कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने घर 2005 में खरीदा है 100 रुपए में, और आज अगर मैं 150 रुपए में बेचता हूँ तो 50 रुपए पे भी मुझे 12.5% भरना था। जबकि पहले के सिनेरियो में अगर 100 रुपए का 150 रुपया होता था तो इंडेक्स का बेनिफिट मिल जाता था। तो ये बजट में प्रावधान लाए गए थे। इसकी काफी यूएन कराई हुई, हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने भी उसको रिप्रेजेंट किया। मैं चेयरमैन हूँ डायरेक्ट टैक्स कमेटी का। हमने कहा सर आपको टैक्स लेना है वो टैक्स ले लो, अब 12.5 लो, 20% लो, 25% लो, हम उस पर आप कुछ नहीं, कि वो गवर्नमेंट का प्रीरोगेटिव है। कल गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि उनको रेवेन्यू ज्यादा चाहिए, उनके कहीं ना कहीं कई प्रोजेक्ट्स होते हैं। गवर्नमेंट हैज अ लार्जर विजन। हम तो हमारे इंडिविजुअल के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनके पास कई प्रोजेक्ट्स होते हैं। आप टैक्स लो, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन जो इंडेक्सेशन है वो तो आपको देना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, पैसे की जो वैल्यू में कमी हुई है उसका कॉम्पेंसेशन है। जो पैसे की वर्थ 100 रुपये थी 2005 में, आज उसकी वैल्यू नहीं है, तो भी आप उसके ऊपर टैक्स देना चाहते हो। तो उन्होंने लिमिटेड एक्सटेंट में एग्री किया कि जो जूने एसेट है, जो आपने पहले से खरीद के रखे, उसमें हम इंडेक्स अलाउ करेंगे। आप कंपेयर कर लो, आपको अगर इंडेक्स करके 20% टैक्स में कितना अमाउंट भरना आ रहा है और बिना इंडेक्स 12.5 में कितना आ रहा है, जो लोअर है आप वो भर दो। वो सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में किया। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है। उन्होंने इंस्टीट्यूट की बात मानी, हाफ हार्टेडली मानी। एक ऑप्शन दिया गया सर्टेन एक्सटेंट के 2023 के पहले की प्रॉपर्टी है, 23 जुलाई 2023 के पहले की अगर प्रॉपर्टी है तो आप इंडेक्स का एक आपको ऑप्शन दिया गया। वो बाद में ऐड किया, वो बाद में जब बिल एक्ट बनने के पहले, लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के पहले वो संशोधन खुद मूव किया फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कि भाई हम ये संशोधन करना चाहते हैं आफ्टर पब्लिक इमेज। तो ये और आपकी जो आईसीआई की जो कमेटी है डायरेक्ट टैक्स की, उन्होंने ये क्या था हमारी क्या करती है सुनील जी, आईसीआई की डायरेक्ट टैक्स कमेटी बहुत एक्टिव है। हम लोग डायरेक्ट टच में रहते हैं सीबीडीटी के साथ। हमें बुलाया जाता है कि आप आपके सजेशन दीजिए बजट के पहले। इस बार हमने 24 अप्रैल 2024 को, जब गवर्नमेंट चेंज भी नहीं हुई थी और इलेक्शंस भी बाकी थे, तभी हमने पहले ही 99 पॉइंट्स का सजेशन दे दिया था राइटिंग में। और पर्सनली हम गए थे, 1.5 घंटा हम बैठे थे सीबीडीटी चेयरमैन के साथ। बिफोर अंतरिम बजट 2 था। हाँ, बिफोर बजट, सेकंड बजट 2 बोलते हैं। इंटरिम बजट तो फरवरी में आ गया था। तो इस बार बिफोर सेकंड बजट, जो मेन बजट आया रेगुलर बजट, उसके पहले हमने पर्सनली जाके 1.5 घंटा बैठ के टैक्स पॉलिसी की जितनी भी टीम थी, जॉइंट सेक्रेटरी, उनको प्रेजेंटेशन दिया 99 पॉइंट्स। मेरे को बहुत खुशी होती है ये बताने के लिए, काफी हमारे सजेशंस एक्सेप्ट भी किए गए। जैसे कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन थी 1 लाख की, उसको हमने बढ़ाने बोले थे कि आप इंक्रीज करो, क्योंकि 2018 में फिक्स किए थे तो सुटेबली। नो डाउट मेरे को अगर पूछो तो मैंने तो क्या था कि 1 का 2 लाख कर दो, तो उन्होंने 1.25 लाख किया। लेकिन उन्होंने लॉजिक को एक्सेप्ट किया। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कितने पैसे इंक्रीज किए, तो ऐसा उन्होंने इंक्रीज किया। कैपिटल गेन्स में जो टैक्स रेट का ट्वीक था वो हमको पता था आने वाला है। एक्चुअल में हमको पता था कि ये टैक्स रेट इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि ये इंडिया में नहीं है, एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक रिपोर्ट है कि जो कहती है कि कैपिटल गेन्स में आपको टैक्स इंक्रीज करना चाहिए वर्ल्ड वाइड। आप लगातार इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट को सपोर्ट नहीं कर सकती हर कंट्री, क्योंकि ये पैसा बैंकों से जाके कैपिटल मार्केट में जा रहा है, स्पेकुलेशन में जा रहा है, और उसे हम जो हमारे फाइनेंशियल टर्म्स में कहते हैं कैपिटलाइजेशन नहीं हो रही है, मशीनें नहीं लग रही है, फैक्ट्री नहीं बन रही है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा। तो कैपिटल मार्केट को कंटिन्यू सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। तो ये आइडिया थी हमको। तो इस तरीके से हम प्री बजट मेमोरेंडम दिए। फिर 27 जून को भी वापस एक नई गवर्नमेंट आने के बाद वापस हमने सप्लीमेंट्री बजट दिए, वापस मिल के आए उनको। और फिर उसके बाद ये पूरा हो गया। 23 जुलाई को बजट आया। 24 जुलाई को हमने इंस्टीट्यूट में सीबीडीटी चेयरमैन को बुलाया और ये जो मुद्दे थे उसके ऊपर डिस्कशन कहा। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि आप हमको राइटिंग में पोस्ट बजट मेमोरेंडम दीजिए, तो हम कंसीडर करेंगे। तो हमने उसमें भी 15 पॉइंट्स के ऊपर पोस्ट बजट मेमोरेंडम दिए थे। उसमें से कैपिटल गेन्स टैक्स का ये था कि आप ऑप्शन दीजिए, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया। नॉट कंप्लीटली व्हाट वी हैव स्टेटेड, बट
टू सर्टेन एक्सटेंट दे हैव एक्सेप्टेड। यस पीयूष जी, जैसा कि देखा गया है कि यदि सरकार को सिस्टम बनाना, पॉलिसी रेगुलेशन बनाना हो तो वो जरूरत लगती है सीए की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की। वही इम्प्लीमेंट करेगा, वही आगे फॉलो करेगा। जैसे आप लोग डायरेक्ट टैक्स में मिनिस्ट्री को बताते हैं, सजेशन देते हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलती है। सर सीए आज चार्टर्ड अकाउंटेंट 4 लाख है। आने वाले दिनों में जैसे अब 140 करोड़ की जनसंख्या है, आगे और बढ़ेगी सर, तो किस तरह से स्कोप देखते हैं नए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आने वाले? बहुत सारे लोग न्यू कैंडिडेट होते हैं, बहुत जबरदस्त टफ जॉब है, एग्जाम बहुत जबरदस्त होता है, तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो वो नए जो सीए आने वाले हैं, जो सीए करना चाहते हैं, उनको क्या प्रेरणा देते हैं? स्कोप है जबरदस्त नए सीए लोगों के लिए, WIC ICI की क्या किस तरह से मोटिवेट करेंगे? सो मैं 2 चीज में आपको करूंगा, क्योंकि आपने बीच में बोला कि एग्जाम टफ है Yeah. और आपने ये भी कहा कि नए सीए के लिए क्या स्कोप है और क्या एक्सपेंशन है। मैं 2 चीज में करूँ। पहले तो मैं आपकी एग्जाम की बात करता हूँ। पहली बात तो जो ये एक मिथ है कि सीए एग्जाम टफ है, ये मेरा मानना है। आप लास्ट टाइम का आप रिजल्ट देखिए, सीए फाइनल एग्जामिनेशन का 30% रिजल्ट, भले फाउंडेशन कोर्स का इस बार 15% आया, फाइनल का हायर था और फाउंडेशन का लोअर था। दूसरी चीज मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि ये मिथ है कि हम लोग कोई भी रिजल्ट कंट्रोल करते हैं। कोई रिजल्ट कभी भी कंट्रोल नहीं किया जाता। रिजल्ट्स पेपर्स अच्छे होते हैं, पेपर्स एग्जामिनर सेट करते हैं। अगर परफॉर्मेंस स्टूडेंट का अच्छा है तो वो जरूर पास होगा, अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो फिर जो रिजल्ट आना है वो आएगा। तो रिजल्ट्स तो अच्छा आएगा नहीं आएगा वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस पे। उसमें कोई भी इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन रोल कोई भी प्ले ज्यादा नहीं करता, ना ही कंट्रोल करता, क्यों हमारा सिस्टम कोई यूपीएससी के जैसा नहीं है कि आपके पास 150 सीट है तो बाकी सबको अपना आप किया, या आईआईटी में या जी की जो भी है उनके लिमिटेड सीट्स है, हमारे ओपन सीट्स है। अगर 30,000 स्टूडेंट पास हुए तो 30,000, 15,000 हुए तो 15,000। दूसरी चीज जो डिफिकल्ट माना जाता है, इस बार ये जो एग्जाम हुई थी पहली बार 8 पेपर से 6 पेपर हो गए। हमने उसको ओपन बुक एग्जामिनेशन में भी कन्वर्ट किया। हमारा मानना था कि आप उसको खाली बाय हार्ट करके एग्जाम दो, ये ठीक नहीं है, इसलिए आपको बुक भी अलाउ किया सर्टेन पेपर्स में कि आप बुक लेके जाइए, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी नॉलेज टेस्ट करनी है, स्किल टेस्ट करनी है और आपकी रीडिंग हैबिट टेस्ट करनी है। तो उसकी भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए, जो परिणाम आप देख सकते हो लास्ट रिजल्ट में, जो मई 24 के एग्जामिनेशन में। सो मेरा यही कहना है दर्शकों को, जो भी कोई सीए कर रहा है कि इसे डिफिकल्ट कोर्स मत लीजिए। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस, आपकी लाइकिंग कैसी है अकाउंट्स, ऑडिट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आपकी लाइकिंग अच्छी है तो आप जरूर पास करोगे, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। सो इसको डिफिकल्ट कोर्स मैं नहीं मानता, ये मेरा मानना है। अगर आप बराबर इंस्टीट्यूट के जो मॉड्यूल्स है अगर आप वो पढ़ोगे तो जरूर आप सक्सेस पाओगे। और स्कोप जबरदस्त है। और अभी आता हूं मैं स्कोप पे। दूसरी चीज आपने कहा स्कोप, मैं डायरेक्ट टैक्स प्रोफेशनल हूं तो मैं पहले डायरेक्ट टैक्स की ही बात करूंगा। डायरेक्ट टैक्स जैसा मैंने बताया 7.5 करोड़ अंदाज रिटर्न फाइल किए। 140 करोड़ की आबादी में 4.25 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप परसेंटेज लगाइए 0.003% आर ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसका मतलब रेयर स्पीस है चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं नहीं कहता, आप कह रहे हो, इनफैक्ट आप इतने लोगों के इंटरव्यू लेते हो, आप कहते हो कि इकोनॉमी यहाँ से 4 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन जाएगी। मैं प्रिज्यूम करता हूँ, मैं मानता हूँ जो लोग कह रहे हैं, सब बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, मैं नहीं कहता। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर 4 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन इकोनॉमी जाएगी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्कोप तो इंक्रीज होगा, रिक्वायरमेंट तो होगा। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि अगर 4 गुना 10 गुना मेरी इकोनॉमी बढ़ी लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट 10 गुना बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब क्या, जो एग्जिस्टिंग सी है उसके लिए स्कोप 100% इंक्रीज होगा। डायरेक्ट टैक्स रिटर्न जो 7.5 करोड़ आज फाइल हो रहे हैं वो डेफिनेटली या से डबल हो जाएगी अगर इकोनॉमी 30 ट्रिलियन होती है। लेकिन जो प्रैक्टिस में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है जो एक्चुअली ये टैक्स फाइलिंग करते हैं वो डबल नहीं होने हैं, कितने भी कर लो, क्योंकि 90% जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जा रहे हैं वो पहले ही इंडस्ट्री में कंज्यूम हो रहे हैं, प्रैक्टिसिंग में नहीं आ रहे। तो जो बच्चे कुछ प्रैक्टिसिंग है उनके लिए स्कोप इंक्रीज हो रहा है और आज भी हो रहा है। आप सिर्फ देखिए कल का स्टेटमेंट है, 60 लाख नए रिटर्न फाइल हुए, 60 लाख के सामने मेरे इस साल में प्रैक्टिस में सीए आने वाले आउट ऑफ 25,000 जो सीए बढ़े इस साल में 2,000 ही सीए इंक्रीज हुए। रिटर्न कितने बढ़े? 50 लाख। तो आप प्रोपोर्शनेट लगा लीजिए कि टैक्स में कितना स्कोप बढ़ रहा है। बरोबर, जैसे 7.5 करोड़ आपने बताया आंकड़ा है ये साल का, और उसके अगेंस्ट 4 लाख है। 4 लाख में से सर प्रैक्टिस में 1.5 लाख ही है, 1.5 लाख ही है। रिटर्न भरने वाले तो आप सिर्फ 1.5 लाख ही है, तो यदि 600 रिटर्न होते हैं, 7.5 का अपन डबल करेंगे तो 15 करोड़ होता है, और 1.5 लाख के 3 लाख होने नहीं वाले, नहीं होने वाला। हाँ, तो डायरेक्ट टैक्स में इटसेल्फ बहुत स्कोप है, पहली चीज। दूसरी चीज, गवर्नमेंट जिस हिसाब से पॉलिसी लाती है उनके इरादे अच्छे हैं। आज सुबह हम लेक्चर में सुन रहे थे, इरादे अच्छे हैं लेकिन सिंप्लीफिकेशन करने जाते लेकिन हो जाता है कॉम्प्लिकेशन। तो जब कॉम्प्लिकेशन होता है तो स्कोप तो बढ़ता है। आपकी एडवाइस की रिक्वायरमेंट होती है, आपको लिटिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें भी
जहां तक चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। लॉयर्स सर्टेन एक्शन लिटिगेशन में प्ले करते हैं, लेकिन वो भी थ्रू सीएस। करेक्ट। लॉयर्स भी अगर अपॉइंट होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जनरली रेफर करते हैं मैटर्स। तो जीएसटी हो या रेरा हो, अलग अलग वैसे जीएसटी में अभी ट्राइब्यूनल बन जाएगा एक, ट्रिब्यूनल, हाँ फिर बरोबर। आप देखिए कितने हाँ। डिस्प्यूट्स, और वो उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास मेजर रोल होना है, ये मेरा मानना है। तो ये तो डायरेक्ट टैक्स में ही मेरे को तो बहुत सफिशिएंट रोल दिखता है एज अ डायरेक्ट टैक्स कमिटी चेयरमैन। रही अलग एरिया में इंस्टीट्यूट बहुत काम कर रहा है। आपने मेरे ख्याल से पहले भी आपने बहुत सेंट्रल काउंसिल मेंबर को सुना होगा, हम लोग सस्टेनेबिलिटी में काम कर रहे हैं, वो एरियाज ओपन हो रहा है। हम फोरेंसिक ऑडिट में काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी अगेन चार्टर्ड अकाउंटेंट काफी कंज्यूम हो रहे हैं। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मैं स्टार्टअप बनाने के लिए प्रमोट कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट, कि आप एंटरप्रेन्योर्स भी बनो, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास होलसम नॉलेज दी गई है कि वो बिजनेस में है, एंटरप्रेन्योर बने, नई टेक्नोलॉजी, नई आइडियाज लेके आए, क्रिएटिविटी लेके आए, हम सपोर्ट करेंगे। सो इंस्टीट्यूट उनको प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप आगे बढ़ो। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ यही पे नहीं है। अगर आप जुने में भी देखो 90s की स्थिति में, जब काफी लोग शेयर मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहे, तो आप देखिए शेयर मार्केट में, जो कैपिटल मार्केट में जो एडवाइजरी कर रहे हैं, आईपीओ मार्केट में, वहां पे आज भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत है, बहुत। सो देयर आर लॉट ऑफ अदर फील्ड्स अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल फील्ड्स। बिल्कुल। चार्टर्ड अकाउंटेंट सशक्त सीए, विकसित भारत का जो सपना है वो सशक्त सीए के साथ ही हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जब रूल्स रेगुलेशन सरकार बना देती है, लेकिन उसको लीगल फॉर्मेट पे लोगों तक, आम आदमी तक, जो 140 करोड़ जनता है, जैसे सर बोल रहे हैं 7.5 करोड़ पे पेड किया इनकम टैक्स, तो ऐसे और करोड़ों लोगों तक ये पहुंचे। इसलिए सरकार को भी इस पे, इनकी जो कमेटियां हैं, आईसीआई की, डब्ल्यूआरसी की, इनकी जो सजेशन है वो सुनना चाहिए, ताकि आगे विन विन सिचुएशन और ज्यादातर लोग तक सीए पहुंच सके और सरकार को रेवेन्यू जनरेट हो। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।